Hello, welcome to the first lecture of the धागा खोल सीरीज। इसका नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है और आपको यूनाइटेड एकेडमी इंडिया जर्नी की तरफ से आपका स्वागत यहाँ पे करते हैं। तो बेसिकली ये सब क्या होने वाला है, शुरुआत के मैं 2-3 मिनट तुम्हारे लेने की कोशिश करूँगा। क्या क्या है ये, कैसे हमें इसको अप्रोच करना है, कैसे हमें इसका पूरा मतलब इन डेप्थ एनालिसिस का क्या है, क्या सीन है, कैसे कैसे करना है। देखो, बेसिकली सबसे पहले ये समझना है कि PYQs आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्रिज बिटवीन यू एंड योर एग्जामिनेशन। तुम्हारे और तुम्हारे एग्जामिनेशन के बीच में जो सबसे महत्वपूर्ण और अच्छी कड़ी है वो तुम्हारा PYQs है। और PYQs ही डिसाइड करेंगे कि कितना अच्छा तुम प्रिपरेशन करके कितने अच्छे क्वेश्चंस लगा सकते हो। PYQ ऑफ PYQs बनते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जो लगातार रिपीट होते हुए आ रहे हैं, कुछ ऐसे जैसे सोनार वगैरह है, ये सब हैं रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, इसमें कुछ वही नहीं है। लेकिन हमारा मेन मोटिव क्या होना चाहिए, देखिए, हम फॉर एग्जाम्पल जैसे आज मैं 10-10 क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट करेंगे, मतलब इसमें हमारे ज़्यादा नहीं रहेंगे, 10-10 क्वेश्चन ऑफ ऑल रहेंगे। तो 10 क्वेश्चन हमारे रहेंगे वो हमको मिलेंगे। तो अब इन 10 क्वेश्चंस का क्या है, ये हमारा डे 1 है, सबसे पहले नोट करिए डे 1 है। इसमें हम मैक्सिमम तो मैक्सिमम 10 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो 10 क्वेश्चन में सर क्या हो जाएगा, अरे 10 क्वेश्चन से तुम हजारों क्वेश्चन, मतलब तुम समझ सकते हो, हजारों नहीं सैकड़ों क्वेश्चंस बना सकते हो। इन 10 क्वेश्चन के अगर बीनीथ, मतलब इनके नीचे का कॉन्सेप्ट भी अच्छे से समझ में आ गया तो अच्छा तुम लोग प्ले कर सकते हो रोल अपने स्टडीज में। तो ये बेसिकली तुम्हारे क्या बोलते हैं, जैसे हनुमान जी को उनकी शक्तियां याद दिलाने के लिए होता है, वो ये सेशन उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा, जिनको क्वेश्चंस के साथ साथ उसके साथ के जो टॉपिक्स हैं उनका भी अच्छे से रिवीजन होता रहेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे है 2025 का सेकेंड पार्ट, मतलब फर्स्ट पार्ट नहीं, अभी जो सबसे नियर, सबसे पास में जो एग्जाम हुआ है वो 2025 का एग्जाम है। और 2025 के एग्जाम के मैं गैट का मैं सेक्शन ले रहा हूँ, गैट के सेक्शन से क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आपको अगर इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चंस आपको चाहिए तो आप यूपीएससी की वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगे इनके क्वेश्चन। तो इनको एक एक क्वेश्चन मैंने अच्छे से ढूंढा है, फिर उनको पॉइंट आउट किया है, उनके पॉसिबल जो ऑप्शंस है, ऑप्शंस को भी डिस्कस करना मैंडेटरी हो जाता है। तो पीवाईक्यू को हम अंदर से निचोड़ेंगे, मतलब उनके धागे खोलेंगे, मतलब कोई है आपके पास, क्या बोलते हैं, गुड्डा है, उसके धागे खोल खोल के हम पोस्टमार्टम करेंगे। तो इसी वजह से इसका नाम है पोस्टमार्टम सीरीज। तो पोस्टमार्टम सीरीज में ये हमारा रूम है, इस रूम में हम जो क्वेश्चंस आएंगे उन्हें अच्छे से एक एक करके बारीक करके पढ़ेंगे। ठीक। तो डे 1 का सबसे पहला लेक्चर है, बिना किसी बकवास के स्टार्ट करते हैं। ठीक, चलो गेट रेडी। तो क्वेश्चन नंबर 1 आया। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा गया है भाई, तो बोला गया है द फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस। अब याद रखना यहाँ पे क्या लिखा है, सबसे मेन पार्ट यही है, कॉनकेव लेंस इज 0.5 मीटर, द पावर ऑफ द लेंस इज पूछा गया है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मली ये क्वेश्चन कुछ नहीं है, अगर मैं कहूँ इस क्वेश्चन का आंसर ऐसे निकल आएगा, 1/f करेंगे, अगर सेंटीमीटर है उसमें बदल दिया, फिर इसको 50 कर दिया, फिर 0 से 0 गया, ये आया 2। तो ये हमारा आएगा, और इसका फोकल लेंथ माइनस में होता है, ये हमारा आएगा -2 डायोप्टर। ठीक, चलो ये तो हो गया। लेकिन हमें इतने से हमारा पेट भरा कि नहीं भरा, पेट हमारा नहीं भरा। अब हमें इसको अच्छे से डीपली एनालाइज करना है कि माइनस क्यों होता है सर, कॉनकेव लेंस कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग का क्या कॉन्सेप्ट होता है।
भैया ये बताइए कि चलिए हमने माइनस का साइन चूज तो किया, लेकिन उससे हमारा ये कॉनकेव लेंस का क्या रिलेशन है, हमारे कॉनकेव लेंस का क्या रिलेशन है। ठीक, तो ये होता है हमारे कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट जिन्हें आज हम सीखना है। तो ये क्वेश्चन तुम्हारा एक क्वेश्चन नहीं है, इस क्वेश्चन से आने वाले ये क्वेश्चन पक्का है, हर बार आता है कुछ न। ये एक फॉर्मूला होता है 1/f करके, जिसे पावर निकालते हैं। तो शुरुआत करते हैं, सबसे पहले पावर क्या होती है। तो पावर को समझेंगे। पावर का खेला ऐसा है कि जैसे हमारी जो आंखें होती हैं, मतलब अभी अभी आगे डायग्राम्स हैं, उनमें डिस्कस करेंगे। हमारी जो आंखें होती हैं उन वो कमजोर होने लगती हैं। मतलब यहाँ पे जो हमारी आंखें हैं, इनका रेटिना यहाँ पे है जहाँ इमेज बनता है। कभी कभी इमेज यहाँ बनने लगता है, कभी कभी यहाँ बनने लगता है। तो हमें क्या करना पड़ता है, कुछ पावर्स की मदद से, मतलब हमें कुछ पावर्स की मदद से जो फोकस है उसको या तो आगे से पीछे बुलाएं, पीछे से आगे बुलाएंगे, या तो आगे से पीछे ले जाएंगे, जिससे हमारी करेक्टली इमेज रेटिना पे पड़ सके। उसी को हम पावर बोलते हैं। बस एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर, पावर क्या होता है। फिर धीरे धीरे और धागे खोलते हैं। धागे खोलते हैं तो अगला स्टेप है हमारा ये। ठीक, तो आज हमारा इसमें हमारा जाने वाला है क्या, फिजिक्स ऑफ क्या, लाइट, लेंस, पावर और साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन इंपॉर्टेंट होता है, उससे पहले भी एक दो चीजें हैं उनको सीख लो। तो सबसे पहले हम क्या सीखते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे ये सीखते हैं कि कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग क्या होता है। कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग क्या होता है। कन्वर्ज का मतलब क्या होता है, कई चीजों को इकट्ठा करके अपने पास में ले आना। डाइवर्ज का मतलब क्या होता है, इकट्ठा हुई चीज को बिखरा देना। बस यही काम होता है। तो इसमें हमारा मुद्दे की बात क्या है, तो ये चीज उल्टा होता है मिरर के केस में। एक होता है मिरर के केस में और ये होता है लेंस की केस में। तो लेंस और मिरर के केस में कैसे उल्टा होता है, तो कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग समझो। लेंस में जो हमारे पास कनकेव लेंस होता है, क्या, कनकेव, केव मतलब गुफा। तो जो कनकेव लेंस होता है वो कैसा एक्ट करता है, वो डाइवर्जिंग की तरह एक्ट करता है। लेंस जो है वो किस तरह करता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, डाइवर्जिंग के नीचे लिख देता हूँ। कनकेव मतलब ये लाइट को अपने पास से थोड़ी दूर तक भगाने की कोशिश करता है। ठीक, चलो। और क्या होता है भाई, और जो कन्वर्ज करता है मतलब लाइट को इकट्ठा करता है, वो हमारा क्या होता है, कॉन्वेक्स। और सेम मिरर में ये चीज उल्टी होती है। कनकेव ये काम करता है और कॉन्वेक्स ये काम करता है। ठीक, अगर इतना समझ में आ गए हो तो आगे बढ़े। उससे पहले अब हम लोग इसमें अच्छे से समझेंगे कि ये जो बिहाइंड वो एक छोटा सा क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी कॉन्सेप्ट तुम्हारे एग्जाम में आ रहा है तो अच्छे से उनको अटेंड कर पाओ, ये मोटिव होना चाहिए। ठीक, चलो। ये था क्वेश्चन हमारा जिसकी फोकल लेंथ कनकेव लेंस है। अब इसमें समझेंगे सारे सारे ऑब्जेक्टिव, समझे क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। ऑब्जेक्टिव ये है कि हमारा जो बिहेवियर ऑब्जर्व करना है वो डाइवर्जेंस है। ठीक, अगर डाइवर्जेंस है तो नेगेटिव होगा, और नेगेटिव क्यों होगा ये भी सीखेंगे। और पावर की जो यूनिट होती है डायप्टर्स, वो कैसे निकालना सीखेंगे। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, समझो। तो आगे देखो, देखो कनकेव लेंस की ज्योमेट्री ऐसे होती है कि कोई भी चीज जो इसके पास में हो, मतलब अगर आ, तुमको ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि आपने शायद कार्टेशियन प्लेन का कॉन्सेप्ट तो सीखा ही होगा, कार्टेशियन प्लेन का। ठीक, कार्टेशियन प्लेन का कॉन्सेप्ट सीखा होगा, मैं समझाता हूँ अच्छे से। हम्म,
तो मैंने सोचा ये तो तुम्हारा था कार्टेशियन प्लेन। ठीक, हम ऐसा मान लेते हैं कि जो हमारे इस तरफ के पार्ट हैं वो हमारे पॉजिटिव रहेंगे, बाकी इधर वाले पार्ट हमारे नेगेटिव रहेंगे। इतना सीख लिया हमने। ठीक है, फिर इसमें एक रूल और याद रख लेना। एक नियम क्या कहता है, रूल नंबर एक ही है, अच्छा खासा रूल, जिसको समझो। अगर मैं कह रहा हूं कि अगर मुझे कोई भी डिस्टेंस नापनी है, मुझे क्या करना है, कोई भी डिस्टेंस को नापना है, अगर मैं उसको अपोजिट द डायरेक्शन ऑफ लाइट, लाइट की डायरेक्शन हमेशा यहां से ही यहां तक चलती है। ठीक, अगर मुझे अपोजिट नापना है, मतलब डिस्टेंस को अगर नाप रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन ऑफ लाइट, अपोजिट द डायरेक्शन ऑफ लाइट अगर नाप रहे हैं तो हमेशा उसको नेगेटिव मानेंगे। अगर लाइट के जैसे मुझे यहाँ पे एक फोकस रखा है, यहाँ पे फोकस है फॉर एग्जांपल यहाँ पे, तो मैं लाइट की डायरेक्शन तो इधर से आ रही है, लेकिन मैं मुझे कहाँ से नापना है, मुझे ऑप्टिकल सेंटर से नापना है। ऑप्टिकल सेंटर वगैरह पता ही होगा तुम लोगों को। तो ऑप्टिकल सेंटर से मैं पीछे की तरफ जा रहा हूँ, तो वो हमारा साइन क्या लगाएंगे, हम नेगेटिव लगाएंगे। और अगर हम साथ का यूज कर रहे हैं, साथ में मतलब कोई चीज यहाँ है, इसको यहाँ पे नापने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। तो साथ में है तो पॉजिटिव, लाइट के डायरेक्शन के साथ। अब लाइट इधर ही तो मूव करेगी, इधर, तो मैं इसके डायरेक्शन में अगर जोड़ूंगा, कोई भी लेंथ कैलकुलेट करूंगा, वो हमारी किस में आएगी, पॉजिटिव आएगी। ठीक, चलो। हम्म, तो हटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। बढ़ जा भाई, हाँ बढ़ गया। तो यहाँ इतना समझ में आ गया है। तो जो कनकेव लेंस की ज्योमेट्री होती है वो लाइट को फैलाती है, तो उसका जो फोकस होता है वो वर्चुअल बनता है। ठीक है, उसका फोकस क्या बनता है, वर्चुअल बनता है। अगर मुझे यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कैलकुलेट करनी हुई, दैट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट, हाँ या ना, उसी के डायरेक्शन के अपोजिट है, तो वो भाई हमारा माइनस हो जाएगा। ठीक, इतनी बात समझ गए। तो ये फैला देती हैं, रेस को क्या कर देती हैं, फैला देती हैं, और इनका फोकस जो होता है वर्चुअल फोकस होता है। सिंपल सी बात है। ठीक, इसमें ज्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। चलो, फिर कार्टेशियन कन्वेंशन ये मैंने सिखा ही दिया है कि जो लाइट की डायरेक्शन के अपोजिट जाएंगे उनको नेगेटिव ट्रीट करेंगे, जो साथ में जाएंगे उनको पॉजिटिव ट्रीट करेंगे। देखो, इनको ट्रीट कर रहे हैं ना हम लोग। हम्म, फिर तो अभी फोकस क्या था, वर्चुअल फोकस है। वर्चुअल फोकस का क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव में हमने क्या कर दिया, 0.5 मीटर रख दिया। ठीक, और कनकेव लेंस डाइवर्जिंग लेंस होते हैं, मतलब रेस को फैला देते हैं, तो हम उनका कोई फोकस बन ही नहीं पाता है उसके पीछे। तो वो वर्चुअल फोकस यानी कि जो प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग इस साइड लेफ्ट साइड में है, मतलब जो हमारा अपर्चर है या फिर जो लेंस है उसके लेफ्ट साइड में ही वो अपना काम कर पाते हैं। ठीक है, चलो। तो फॉर्मूला क्या होता है पावर का, पावर जो होती है रेसिप्रोकल होती है किसकी, फोकल लेंथ के, फोकल लेंथ के रेसिप्रोकल होती है। तो क्या, कि जितना ही ज्यादा पावर बढ़ाते जाएंगे फोकल लेंथ उतनी ही कम होती जाएगी। ठीक, तो ये सिंपल सा है। और पावर को नापते किससे हैं, डायोप्टर से। डायोप्टर से। तो हमने -5 तो निकाल लिया हमने। जब -5 निकाल लिया तो इस फॉर्मूले में रखेंगे। हाँ, इसके कुछ आउटकम्स भी हैं, उनको भी याद रख लो भाई। हम्म,
इनके कुछ आउटकम्स हैं, याद रख लो। क्या आउटकम है कि जब 1/f है वो हमेशा मीटर्स में रहेगा। याद रखना, वो हमेशा किस में रहेगा? मीटर्स में रहेगा। अगर सेंटीमीटर में फोकल लेंथ दिया है, या तो इस चीज को 100/सेंटीमीटर इन फोकल लेंथ कर सकते हो, या फिर नॉर्मली जैसे तुम सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करके यही वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो। ठीक। अब हमारे पास मुझे पता है आंसर हमारा कितना आया है, -2 डायोप्टर आया है। तो -2 डायोप्टर आया है, तो इसमें दो हैं कंफ्यूजन के लिए दिए गए हैं। +2 डायोप्टर और -2 डायोप्टर में क्या डिफरेंस होता है? तो अगर वो चीज डाइवर्जिंग है तो हमारा जो फोकल लेंथ आ रहा है माइनस आ रहा है। और अच्छा समझो, बहुत बेसिक से कॉन्सेप्ट है, रियल लाइफ एप्लीकेशन से समझते हैं। ठीक। तो अगर +2 आ रहा है तो कन्वर्जिंग में, यानी कि वहां पे कॉन्वेक्स लेंस लगा हुआ है। अगर -2 आ रहा है देन यू आर राइट, ये चीज हमारी डाइवर्जिंग में ही आ रही है। तो रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन इसके क्या क्या है? देखो, ये हमारी आंख है, बाहर से लाइट आ रही है, तो क्या हो रहा है कि जो फोकस हो रहा है यहाँ पे, फोकस, तो ये पहले बन जा रहा है। क्या बन जा रहा है? पहले बन जा रहा है। अगर मैं यहाँ पे क्या करूं, यहाँ पे एक लेंस लगा देता हूँ और लेंस लगाने के बाद इसके थ्रू गुजारूं, ये अल्टीमेटली ये क्या है? ये भी एक कॉन्वेक्स लेंस है। मतलब जो हमारे आंख है, आंख के अंदर जो पुतली होती है, वो एक कॉन्वेक्स लेंस की तरह काम करती है। तो ये थोड़ा सा इसको शिफ्ट करके फोकस शिफ्ट कर देता है, मतलब पीछे की तरफ जो हमारी रेटिना है वहां पे इमेज डायरेक्ट करने के लिए काम। अब यहाँ पे है, तो मतलब दूर से मुझे कोई चीज दिख रही है, तो इसमें क्या होता है? नियर साइटेडनेस, मायोपिया। मायोपिया क्या होता है? नियर साइटेडनेस। मतलब जैसे समझो कि मुझे बहुत दूर से कोई चीज दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन पास की चीजें मैं ज्यादातर पढ़ लेता हूँ। मैक्सिमम ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं जिनको मायोपिया होती है, जो चश्मा लगाते हैं वो मायोपिया से पीड़ित होते हैं। उनका क्या होता है, बोर्ड हुआ, तुम क्लास के पीछे बैठे, बोर्ड सही से नहीं दिख रहा है। हाँ, पास की चीजें तुम्हें अच्छे से दिख जाएंगी, लेकिन दूर की चीजें जो हैं, तुम्हारी आंखें वो इमेज रेटिना पे नहीं बना पाती हैं पीछे, तो उनका फोकस थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। दूर के, पास की चीजें तो देख ही सकते हो। ठीक। फिर आगे क्या है? फिर तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक कॉन्वेक्स लेंस लगाते हैं, जिससे क्या होती है, बाहर से जो लाइट आ रही है पैरेलल, वो मेरी आंखों के सामने आके थोड़ा सा टेढ़ा होके हमारे अंदर कन्वर्ज कर जाए, यानी कि हमारी इमेज बना पाए। उसी के लिए हम यूज करते हैं क्या, मायोपिक फोकस, सॉरी, उसको क्या बोलते हैं, कनकेव लेंस। तो अगर, तो अपने दोस्त से पूछना उसकी पावर माइनस में है या फिर प्लस में है। अगर माइनस में है तो उसका दूर का नहीं दिखता होगा, अगर प्लस में है तो उसको पास का नहीं दिखता होगा। ठीक। और कुछ ऐसे भी होते हैं ना, जिनकी फूटी आंखें होती हैं, ना दूर दिखता है ना पास ही में दिखता है, तो ऐसे भी लोग होते हैं। ठीक। आगे बढ़े। हम्म। तो साइन समरी देख लो। जो हमारे पास क्या, कनकेव लेंस जिसकी हम बात कर रहे थे, उसका फोकस क्या होता है, वर्चुअल, मतलब उसका कोई मतलब वो बना दिया गया है, मतलब वो उसका फोकस कहीं बाहर इनफाइनाइट पे बन रहा है, तो उसको आगे करके बना दिया गया है, वही वर्चुअल फोकस है। ठीक। फिर उसके बाद फोकल लेंथ क्या होती है, वो नेगेटिव होती है। क्यों नेगेटिव होती है? लाइट के डायरेक्शन के अपोजिट चलती है। पावर क्या होती है, जब 1/, फोकस करेंगे तो फोकस अगर माइनस में है तो पूरा माइनस हो जाएगा, तो पावर भी क्या रहेगा, माइनस में ही रहेगा। ठीक। फिर उसके बाद कन्वेक्स लेंस, जो हमारा कन्वर्जिंग होता है। कन्वर्जिंग मतलब जो इस ये वाला लेंस होता है, ये कन्वर्ज करता है। इसका फोकस जो होता है, इसकी डबल फोकस होती है। इसकी फोकस क्या है, डबल। तो राइट साइड में ये यहाँ पे फोकस रहती है, इस जगह पे, तो उस फोकस को पॉजिटिव लिया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ से कैलकुलेट किया जा रहा है। पावर क्या होती है, वो भी पॉजिटिव ही होती है। ये लेंस तब लगाते हैं जब हमें दूर की चीजें नहीं, नहीं, पास की चीजें नहीं दिखती हैं। और ये कब लगाते हैं, जब हमें दूर की चीजें नहीं दिखती हैं। इन दोनों को
अगर मिक्स करें तो बाईफोकल लेंथ बन जाता है, यानी कि दो फोकस, मतलब जिनको दूर नहीं दिखता ना पास एक दिखता है। तो ये था हमारा साइन कन्वेंशन। और साइन कन्वेंशन जरूरी क्यों है भाई? क्योंकि हमें पता चलता है कि आदमी को या उसकी जो पावर है, उसकी पावर से पता चल जाएगा कि वो दूर का नहीं देख पा रहा है या पास का नहीं देख पा रहा है या फिर दोनों नहीं देख पा रहा है। तो ये सब तो समझा ही दिया है। आगे बढ़ें अगले क्वेश्चन पे। अच्छा क्वेश्चन है ये। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझो, मैं तुमको एक कहानी से इस सवाल को अच्छे से समझाता हूँ। ठीक। तो एक बार ऐसा था कि एक यूरोप में एक बड़े साइंटिस्ट थे। ठीक। उन्होंने क्या देखा कि जो बेसिक इलेक्ट उस समय पे इतना हार्ड इलेक्ट्रिसिटी का काम होता नहीं था। तो क्या होता था कि बेसिक चीजों को जानने के लिए, ठीक है, कुछ नियम बनाए गए। मतलब जैसे करंट की डायरेक्शन क्या होगी, फोर्स की डायरेक्शन कब होगी। ठीक है, तो मैकेनिक्स को आराम से समझाने के लिए कुछ रूल्स बनाए गए, कुछ सेट ऑफ क्या बनाए गए हैं, रूल्स बनाए गए हैं। वेट अ मिनट, लेट मी चेक। हमारी रिकॉर्डिंग चल रही है? हाँ चल रही है। ठीक। कुछ बेसिक सेट ऑफ रूल्स बनाए गए हैं। अब उन बेसिक सेट ऑफ रूल्स में क्या कराया गया है, आप अच्छे से समझेंगे। आप ये भी समझेंगे हमारा काम यहाँ तक नहीं रुकेगा कि इसका आंसर क्या है, बट इनके ऑप्शंस को भी एक्सप्लोर करना है। एक्सप्लोर द ऑप्शन, जिससे क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट तुम्हारा अच्छे से बनता रहे। ठीक। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स, हाँ लिखा, द रूल टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय a straight current carrying conductor placed in a magnetic field which is perpendicular to it। इसमें कहा क्या गया है? इसमें सिंपल ये है कि हमारे पास दो मैग्नेट्स हैं, एक है नॉर्थ एक है साउथ, और उनके बीच में क्या रखा गया है, एक करंट कंडक्टर रखा गया है जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है। मतलब आई, जिसको हम करंट बोलते हैं, वो फ्लो हो रहा है। तो और याद रखना एक चीज और, विच इज परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब इन दोनों के एकदम, ये इनकी फील्ड लाइंस इधर से इधर आएंगी, इन दोनों की क्या है, एकदम परपेंडिकुलर रखा गया है। ठीक। तो ऐसा कौन सा रूल है ये जो ये डिटरमाइन करता है कि ये चीज जो है वो क्या बोलते हैं, इसका फोर्स कहाँ पे लगेगा, कैसे होगा, तो अच्छे से समझेंगे। अब आज हम लोग ये भी सीख लेंगे मोटर क्या होता है और जनरेटर क्या होता है। मोटर क्या होता है और जनरेटर क्या होता है, इसका अच्छा सा कॉन्सेप्ट आगे हम सिखाया है क्या, देखो। हम्म, 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 चलो, अब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के बारे में अच्छे से सीखेंगे इस स्लाइड में। ठीक। तो हमारे पास चैलेंज क्या दिया गया है कि इनमें से पता करना है कि कौन सा ऐसा रूल है जो एक परपेंडिकुलर रखा हुआ जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उसको हमें पता करना है। तो सबसे पहले सब लोग अपना अपना क्या, लेफ्ट हैंड उठाइए। तो लेफ्ट हैंड उठाइए, तो उसको क्या करिए, एक सेट ऑफ फिंगर, मतलब तीन उंगलियां, यानी कि तुम्हारा अंगूठा, तुम्हारी फर्स्ट फिंगर, तुम्हारी मिडिल फिंगर, तीनों को एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखिए, एक्स वाई जेड एक्सिस पे रखा। ठीक। अब तुमको ये पहचानना है, इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, ये साउथ है, इसको साउथ मान लो, इसको हम नॉर्थ मान लेते हैं। चलो, इसको साउथ और इसको नॉर्थ। ठीक। ये करंट हमारा निकल रहा है यहाँ से। अब हम फ्लेमिंग बाबा ने ये बताया था कि तुमको इन तीनों चीजों में से एक चीज पहचानना है। क्या पहचानना है? फोर्स या तो पता कर लो, या फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पता कर लो, या फिर मैग्नेटिक फील्ड पता कर लो, या फिर हमारा करंट पता कर लो। अगर तीनों में से कुछ भी पता चल जाए तो हमको उन तीनों उंगलियों को कुछ इस तरह करके रखना है। इस तरह कैसे? ऊपर अगर है, थंब है, वो क्या होगा, फोर्स, यानी कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स, मतलब
जब मैग्नेटिक फील्ड किसी कंडक्टर से टकराएंगी तो कुछ फोर्स जनरेट करेंगी, तो वो फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा। ठीक, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ लगेगी? आगे की तरफ जाएगी अगर जा रही है तो। अगर तुमको कोई चीज फिगर दिया गया है तो उसको तुम लोग बता सकते हो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ से कहाँ बन रही है, और करंट इधर जा रहा है। तो करंट जब इधर जा रहा है तो हम इन चीजों को ऑब्जर्व करके कर सकते हैं। ठीक, एफबीआई से इसको याद रख सकते हैं, फोर्स फील्ड करंट, अंगूठे से मिडल फिंगर तक। चलो, इन तीनों को परपेंडिकुलर रखना है, फिर समझो। तो इसमें क्या होगा कि जिस तरफ होगा, फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें अच्छा सा कोई दिखा देता हूँ, मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर्स कैसे काम करते हैं। अब देखो, नॉर्थ टू साउथ फील्ड्स ट्रैवल कर रही हैं, नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, अगर मैं इसको साउथ कर दूं, इसको नॉर्थ कर दूं, तो एफ बी आई, बी मतलब जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है वो किधर जा रही है? नॉर्थ टू साउथ, करंट जा रहा है। तो आई मतलब मिडल फिंगर, मिडल फिंगर को इस फिगर के सामने रख के देखो भाई, मिडल फिंगर को सामने रख के देखा तो क्या हो रहा है? जो मैग्नेटिक फील्ड है बी, ये नॉर्थ से साउथ, ये नॉर्थ है अभी मान लो नॉर्थ, ये साउथ, नॉर्थ से साउथ इस तरफ जा रही हैं, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक। ठीक, तो फोर्स कहाँ लगेगा? देखो अंगूठा अपना, देखो अंगूठा, अंगूठा अपना देखो, ऊपर की तरफ लगेगा। इसी प्रिंसिपल से सारा काम होता है इलेक्ट्रिक मोटर का। इसी प्रिंसिपल से क्या होता है? सारा काम मोटर का होता है। समझ गए? ठीक, अब राइट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल, उसके बाद राइट हैंड थंब रूल, इससे सबसे मतलब क्या है? ये सब मेमोनिक्स उन्होंने बनाए थे कि जो वहाँ के इलेक्ट्रिशियन हैं वो सही से काम कर सके, उनको अच्छे से जानकारी हो सके कि करंट का फ्लो कहाँ है, उनकी मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है। तो उसको हम भी ढंग से पढ़ेंगे। ठीक, लेफ्ट हैंड रूल मैंने बता दिया, किसी मोटर में काम करता है। ठीक, मोटर में क्या? करंट, फील्ड और मोशन को दर्शाता है। ठीक, मोशन को दर्शाता है कि उसका मोशन कहाँ हो रहा है। ठीक, उसका फोर्स कहाँ पे लग रहा है, ऊपर की तरफ लगेगा, तभी तो वो चीज घूम के आएगा, तभी तो मोटर का काम करेगा। और राइट हैंड रूल सेम, सब कुछ वही है। हमारा थंब लेंगे, फर्स्ट फिंगर राइट हैंड से, लेकिन इस समय तो इसमें क्या हो जाता है? इसमें हम लोग ये पता करेंगे कि जो हमारा इन ये क्या बोलते हैं, जनरेटर होता है, जनरेटर मतलब जो बिजली पैदा करता है। और ये काम क्या करता है? इलेक्ट्रिक मोटर, मोटर क्या काम करता है कि ये बेसिकली वो तुम्हारा क्या बोलते हैं, मोशन देता है, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मोशन देता है। क्या? लेफ्ट हैंड थंब रूल के थ्रू मोटर ये काम करता है। और जनरेटर क्या काम करता है? मोशन के थ्रू क्या करता है? करंट प्रोडक्शन करता है। समझ गए? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, छोटा सा बच्चा। ठीक, उसके बाद राइट हैंड थंब रूल क्या है? तो राइट हैंड थंब रूल का मतलब, दाहिना हाथ लो, उसको थोड़ा सा मोड़ो, मोड़ने के बाद जो थंब है उसको करंट की डायरेक्शन में करो। और ये जो हाथ मुड़ के आ रहा है वो क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन। मतलब उस टाइम पे ये पता करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहाँ से कहाँ जा रही है, वो उसके लिए राइट हैंड थंब रूल का यूज करते थे। ठीक, अब ये तो पता ही होगा ना, 12th करके आया हो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता, करंट क्या होता है। अगर ये भी ये ना आए तो पूछ लेना भाई कभी। अब हुन्स रूल क्या है? ये क्वांटम केमिस्ट्री में है। स्पिन स्पिन उसमें, उस केमिस्ट्री में यूज किए जाते हैं। हुन बाबा थे, उन्होंने भी अपना काम दिया था। ठीक, तो राइट हैंड थंब रूल जो फील्ड की डायरेक्शन निकालने के लिए होता है, ये फोर्स की डायरेक्शन निकालने के लिए होता है कि फोर्स किधर लगेगा। और ये क्या बोलते हैं, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन निकालने के लिए यूज किया जाता है जनरेटर्स में। समझ गए? ठीक, इसका ऑप्शन जो होगा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल सही हो जाएगा। क्योंकि अगर, याद रखना कि अगर वो 90 डिग्री पर है, मतलब जो तभी ही मैक्सिमम फोर्स प्रोड्यूस होगा, मतलब
जो करंट यहाँ से पास हो रहा है वो 90 डिग्री पर है, तभी ही करंट प्रोडक्शन सही अच्छे से मैक्सिमम हो पाएगा, मतलब फोर्स प्रोडक्शन। कि मोटर का काम क्या होता है, कभी देखा है चलता है मोटर, मतलब वो शिफ्ट करते रहते हैं फोर्स की वजह से। तो मोटर चल रहा है तो हमारा मैकेनिकल एनर्जी भी काम में आ रही है। ठीक, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ही डिसाइड करता है। तो ये कुछ इलेक्ट्रिक मोटर है, तुम लोगों ने पढ़ा होगा। हम उतना बेसिक में नहीं जाएंगे, अगर बेसिक से पढ़ना है तो हम कुछ ना कुछ इंतजाम करेंगे। चलो, ये वाला क्वेश्चन आया था। तो ये वाला क्वेश्चन आया था, कई सारे बच्चों ने इसे छोड़ दिया था। छोड़ने की प्रमुख वजह क्या थी कि उन्हें ये नहीं पता था कि कुछ तो ये नहीं पता था पार्सेक क्या होता है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है, और क्या बोलते हैं लाइट ईयर क्या होता है। देखो, डिस्टेंस डिस्टेंस इस दुनिया में बड़ी ही कमाल चीज है। कमाल की चीज है डिस्टेंस। कैसे? जैसे तुम्हें कोई आज मैसेज भेजना होता है, ठीक, तुम यहाँ पे बैठे हो, अपनी दोस्त को या फिर किसी को भी बात करने के लिए तुम लोग करते हो, बहुत दूर है, मैं एशिया में हूँ, ये अमेरिका में है, तो मैं मैसेज करूँगा, सिंपल सा एक मैसेज पहुँच जाएगा। ठीक, अगर मैं बाई डिस्टेंस की बात करूँ तो मुझे पहले फ्लाइट डिस्टेंस पूरा कवर करके अर्थ का लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड मेजर करके निकालना है, तो ये तो तुम्हारे लिए बहुत होगा। लेकिन जो हमारा यूनिवर्स है, हमारा यूनिवर्स है भाई, इसके अंदर तो अनंत, मतलब कह सकते हैं बहुत दूर दूर सारी चीजें प्लेस्ड हैं। ठीक, तो भाई अगर मैं कहूँ किलोमीटर से कोई चीज नापने लगूं, तो भाई मेरे हिसाब से तो हम कैलकुलेशन ही करते रह जाएंगे। तो उस चीज को साइंटिस्ट ने निकाला कि डिस्टेंस के लिए कुछ बड़ी यूनिट्स चाहिए। कैसी यूनिट्स? कुछ बड़ी यूनिट्स। कैसे? जैसे कि हमने क्या कर दिया, हमने कर दिया किलोमीटर्स तक तो हमारे यहाँ नॉर्मली यूज होता है। अब हमने, हमारा सबसे पहला पॉइंट क्या था कि सबसे पहले हमें एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बारे में जानना है। एयू जिसको बोलते हैं, क्या? एयू। एयू का है, एयू है वो एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। बिटवीन अर्थ एंड सन। एवरेज डिस्टेंस क्यों? क्योंकि जो पृथ्वी है एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमती रहती है, तो कभी सन के पास में होती है, कभी दूर में होती है। तो एओ का मतलब वही एवरेज डिस्टेंस, मतलब अगर ये हमारी पृथ्वी, ये सन है हमारा, पृथ्वी यहाँ पर है और यहाँ पे है, यही क्या है, यही एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है जो कि 150 मिलियन किलोमीटर्स तक एक्सटेंड करता है। ठीक, 150 मिलियन किलोमीटर इज इक्वल टू 1 AU, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक, उसके बाद अगला सीन क्या है हमारा? अगला सीन ये है कि फिर लाइट ईयर क्या सर, ये क्या वाला है? लाइट ईयर क्या वाला है? तो लाइट ईयर एक ऐसी वाला है कि जो लाइट होती है, इसको कैसे निकाला गया कि हमारी लाइट होती है जो अ, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, वो क्या करती है, वो एक साल में कितना ट्रैवल करती है। जैसे तुमने सुना होगा कुछ 8 मिनट में हमारे पास सन से हमारे पास यहाँ तक लाइट आती है। ठीक, तो वो कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो हमें पता है स्पीड ऑफ लाइट क्या है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, इतना है। तो यानी कि ये 1 सेकेंड की है, तो मतलब 1 साल में कितना ट्रैवल करेगी वो निकालना है। ठीक, तो ऐसे समझो, तो 1 साल में कितने दिन होते हैं? तो सबसे पहले 1 सेकेंड का निकाल लेते हैं। 1 साल का 365 डेज होते हैं, उनमें
365 डेज में कितने घंटे होते हैं? 24 आवर्स। उन घंटों में कितने मिनट्स होते हैं? 60। उन मिनट्स में कितने सेकंड होते हैं? ये। तो ये क्या है? ये डाटा क्या है? लाइट ने एक सेकंड में कितना दूरी ट्रैवल, मतलब 1 साल में यहां से जाएंगे। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? इसको 3 लाख से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 लाख किलोमीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तब जाके हमें क्या मिलेगी? 1 लाइट ईयर जाके मिलेगा। तो हमें इतना बवाल नहीं करना है। ठीक, हमें इतना बवाल नहीं करना है। चल, फिर उसके बाद ये अप्रोक्सीमेटली हमारा आ जाता है 9.46 इंटू द पावर 12 किलोमीटर। ये इतना आ जाता है 1 लाइट ईयर। तो अब ये पार्सेक क्या है? पार्सेक, पार्सेक क्या है? तो ये क्या किया गया है? पैरेलल, पैरेलैक्स ऑफ द आर्म एक कॉन्सेप्ट होता है, उसके थ्रू हमें लिया गया है। तो ये अराउंड हमारा पड़ जाता है 3.26, 3.26 इंटू लाइट ईयर। मतलब ये और भी बड़ी यूनिट है, लाइट ईयर। ये 1 लाइट ईयर है और ये क्या है? 3.26 ऑफ लाइट ईयर। मतलब बहुत बड़ी यूनिट है भाई। तो अगर तुमसे कभी कभी पूछ लेता है कि सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ा पार्सेक है। फिर पार्सेक के बाद उससे बड़ा क्या है? उससे बड़ा है लाइट ईयर है। लाइट ईयर से किससे बड़ा है? लाइट ईयर किससे बड़ा है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट किससे बड़ा है? किलोमीटर से। बस, सिंपल। ठीक, पार्सेक सबसे बड़ा है, सेकंड नंबर पे लाइट ईयर आता है, तीसरे नंबर पे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट आता है, और लास्ट में अब आगे चलते जाओ, सेंटीमीटर, मिली सेकेंड, नैनोमीटर, कहीं भी तक जा सकते हो। चलो, अब हम लोग डिटेल में सारी चीजें यहाँ पे समझेंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल में आके समझेंगे। अभी मैं तुमको सिखाऊंगा कि ये क्वेश्चन तुम लोग कर सकते थे कैसे, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके। ठीक, लेकिन मैं सजेस्ट यही करूंगा कि भाई सीधा सीधा रट लो। 2 × 10⁵ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होते हैं कितने? 1 पार्सेक। ऐसे रट लो। चलो, कैसे होता है ये समझाता हूँ। ठीक, तो यहाँ बता दिया, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इतना होता है। हम्म, चलो, तुमको मैं थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सिखाता हूँ। आउट ऑफ द बॉक्स कैसे सीखना है भाई? देखो, चलो, जैसे मैंने कहा तुम लोगों से कि कोई चीज बहुत दूर है तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं। तो कैसे यूज करें? चलो, अगर मैंने कहा कि मेरे पास एक ये है, इसको मैंने बोल दिया 1 AU, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। फिर मैंने कहा कि ये दूर रहा हमारा लाइट ईयर, ये 1 पार्सेक है, 1 पार्सेक। और ये है हमारा कोई भी डिस्टेंस, कुछ भी मान लो, ये मानो एक स्टार है। ठीक, इन दोनों के बीच में था। ये क्या है भाई? ये राइट एंगल है। अब यार, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यहाँ मैंने ड्रॉ कर दिया, फिर 1 पार्सेक को यहाँ ड्रॉ कर दिया। फिर अब यही तो निकालना है कि 1 पार्सेक में कितने छोटे 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 यूनिट्स होते हैं। तो उसको समझने के लिए हम ये समझेंगे स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। देखो, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री क्या कहती है? अब मुझे क्या निकालना है?
एंगल निकालना है। किसका? हमें क्या क्या पता है? हमें ये पता है और ये पता है, और हमें ये भी पता है क्योंकि बहुत दूर जब कोई चीज होती है तो उसका थीटा ऑलमोस्ट नहीं खत्म के बराबर होता है। उसका जो थीटा होता है ऑलमोस्ट नहीं के बराबर होता है। तो यहाँ थीटा हम tan 1 रेडियन मान सकते हैं या 1 आर्क सेकेंड मान सकते हैं, 1 आर्क सेकेंड मान सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है भाई कि ये क्या है, अगर मैं यहाँ से देख रहा हूँ तो यहाँ मेरी नजरें हैं तो मैं थीटा कहाँ मानूंगा? परपेंडिकुलर मेरा क्या होगा? यही तो होगा। तो मतलब अगर मैं ले लेता हूँ परपेंडिकुलर और बेस हमें पता हुआ है तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है? 1 AU। बेस क्या है? 1 पार्सेक। तो हमें यही तो निकालना है, 1 पार्सेक में कितने होते हैं। तो मैं क्या कर देता हूँ, इनको उधर उधर भेज देता हूँ। तो 1 पार्सेक इज इक्वल टू 1 AU डिवाइडेड बाय कितना? tan थीटा। और स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन में तुम लोग को पता ही होगा यार कि जो थीटा हो, tan थीटा थीटा के बराबर हो जाता है, और मैं इसको क्या 1 आर्क सेकेंड मान लेता हूँ। यहाँ जो थीटा है बहुत ही छोटा है क्योंकि यार 1 AU बहुत छोटा है। यहाँ पे आते 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 आते, आते एकदम खत्म हो जाएगा, एंगल बहुत ही कम रहेगा, 0 से थोड़ा सा ज्यादा रहेगा। तो क्या हो, तो 1 AU को 1 AU लिख देते हैं और tan थीटा को 1 आर्क सेकेंड। आर्क सेकेंड मतलब 1 सेकेंड मान लो। अब मिनट डिग्री सेकंड ये सब तो पता ही होगा ना, 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं। तो हम आर्क सेकंड की वैल्यू ले रहे हैं। तो 1/60 ये क्या हो गया? मिनट होता है। 1 फिर से एक बार 60 से डिवाइड करेंगे, अब हमारा क्या हो गया? सेकंड बन गया। ठीक। अब इसको आगे हम क्या करना है? ठीक है, इतना समझ गए सभी लोग। और हाँ याद रखना, इसको हम क्या ले लेंगे, किस में कन्वर्ट करेंगे? रेडियन में। रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? याद करो याद करो। रेडियन में हम कन्वर्ट करने के लिए पाई बाय 180 का सहारा लेंगे। तो 1 AU एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू 1/3600 इंटू पाई अपॉन 180। ठीक। तो पाई कितना होता है? 3.14। हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है, हमें ज़्यादा घुसना नहीं है चीज़ों में। हमको घुसने से हमको साइंटिस्ट नहीं बनना है। यहाँ पे केवल हमें हमारी लॉजिकल थिंकिंग का टेस्ट हो रहा है। यहाँ पे कितना हमें लॉजिकली हमें चीज़ें आती हैं वो हमें मैटर करता है। ठीक। तो इसको आपस में जब मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा, ये हो जाएगा 18 समथिंग 1 AU इज इक्वल टू पाई अपॉन 64800 ट्रिपल जीरो 64800 आ जाएगा। रुक जाओ, क्या हो गया? बड़ भाई। हम्म। तो इसको थोड़ा सा क्लियर करके इधर लिखते हैं। क्या था? 1 AU अपॉन, लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन, इज इक्वल्स टू पाई अपॉन 64800। क्या 00 हटा दो, 36 इंटू 18 कितना आ जाएगा? 648 आ जाएगा, फिर 3 जीरो ऐड कर लो। ठीक कर लिया। पाई कितना होता है? 3 होता है। 3.14 में 3 मान लेता हूँ। इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लो अप्रोक्सीमेट करने के लिए। 1 AU अपॉन पाई अपॉन, इसको 3 पार्ट्स में करो, अराउंड 20,000 आ जाएगा। मैं 20,000 ही ले लेता हूँ, सॉरी 2 लाख आ जाएगा करीब, नॉट 20,000। ये ठीक। जब 2 लाख हमारा आ गया तो क्या हो जाएगा? ये चीज पाई हट जाएगी, यहाँ से 1 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा भाई? तुम्हारा ऊपर पहुंच जाएगा। नीचे ये करना तो जानते ही होगे ना,
लिखा है 1/1/1/2 लाख। तो ये नीचे वाला नीचे से, ऊपर वाला नीचे से, तो कितना हो जाएगा 2 लाख अराउंड। तो देखो कितना, अगर मैं 2 के बाद पॉइंट लगा रहा हूँ इंटू 10 टू द पावर कितना, 1 2 3 4 5, इतना ही तो आंसर लाना है। और यही आ गया हमारा, सिंपल सा है, कुछ नहीं करना है। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री अगर आती है तो सॉल्व हो जाएगा तुमसे वो वाला सवाल। चलो, अब हमारा अगला मिशन क्या है, डिकोडिंग द सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का सेकंड लॉ डिकोड करना है। तो इसको डिकोडिंग में कहा है, और पिछले वाले क्वेश्चन में मैं यही सजेस्ट करूंगा कि अच्छे से तुम लोग केवल उसको रट लो। 2 × 10⁵ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स इज इक्वल्स टू 1 पावर 6। ओके, चलो फिर उसके बाद आते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पे। ये तो सबको पता होंगे, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। लॉ ऑफ इनर्शिया क्या कहता है कि इस दुनिया में हर चीज आराम पसंद करना चाहती है, किसी को इधर उधर भागना नहीं है। तो हमें कुछ ना कुछ बाहर से दबाव लगाना पड़ेगा किसी भी चीज को रोकने के लिए, या फिर किसी भी चीज को अपनी जगह से हटाने के लिए। फिर सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या करता है, ये क्या करता है, मोमेंटम और एक्सेलरेशन और फोर्स के बीच में कुछ ना कुछ खिचड़ी पकाता है। फिर उसके बाद तीसरा क्या कहता है कि एक थप्पड़ गाल पे पड़ेगा तो गाल को भी दर्द होगा और मेरे हाथों को भी दर्द होगा, मतलब इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पूछा गया है कि जो कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन जिसमें करेक्ट नहीं है। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन किसमें करेक्ट नहीं है, तो अच्छे से समझो। सबसे पहले क्या हुआ था कि न्यूटन के सेकंड लॉ को हम लोग को उसका पोस्टमार्टम करना है। तो पोस्टमार्टम करने में हमें क्या क्या पता चलेगा, तो सबसे पहले जो न्यूटन बाबा ने थे उन्होंने ये बताया था। अच्छा हाँ, तुम लोग को एक बात ये पता है कि नहीं है कि डिफरेंशिएट करने पे अगर मैंने क्या किया, डिस्टेंस को डिफरेंशिएट किया, तो हमें क्या मिलेगा, हमें वेलोसिटी मिलेगी। वेलोसिटी को डिफरेंशिएट किया, हमें एक्सेलरेशन मिलेगा। अगर एक्सेलरेशन को डिफरेंशिएट किया है तो हमें क्या मिल जाएगा, जर्क मिल जाएगा। हमें क्या मिल जाएगा, जर्क। तो ऐसा समझो, हम ये काम क्या कर रहे हैं, हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो इनमें से हमें कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो मुझे गलत लग रहा है और मुझे उसको सही करना है, मतलब कौन सा ऐसा है जो गलत है। चलो आगे बढ़ें। तो इसका एक्सप्लेनेशन ये है, इसका फॉरेंसिक एनालिसिस करते हैं। ठीक, तो न्यूटन ने शुरुआत में क्या बताया था कि जो फोर्स नेट है, यानी कि जो नेट फोर्स है, वो क्या करता है, नेट फोर्स। नेट फोर्स हमारा यही काम करता है कि वो एक जो हमारा मोमेंटम होता है उसका क्या होता है, डिफरेंस रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। उन्होंने यही बताया था। मतलब मोमेंटम क्या होता है, सबसे पहले समझो मोमेंटम। तो मोमेंटम को ऐसे समझ लो कि यार जैसे हम्म हम्म, मैंने कहा कि तुमको मैंने, एक फुटबॉल है मेरे हाथ में, फुटबॉल को गोली की रफ्तार से तुम्हारी तरफ फेंका मैंने, फुटबॉल को गोली की रफ्तार से मैंने तुम्हारी तरफ फेंका। फिर वो फुटबॉल क्या करेगी, वो फुटबॉल ज्यादा से ज्यादा क्या करेगी, तुमको धक्का देके पीछे गिरा देगी। ठीक, लेकिन अभी उसी फुटबॉल की जगह मैं एक गोली ले लेता हूँ, मतलब बंदूक की गोली, और सेम फायर करता हूँ, वो तुम्हारे शरीर को फाड़ के निकल जाएगी। तो मोमेंटम ऐसा ही कुछ है। तो इसको थोड़ा वो तोड़ते हैं भाई। मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम होता है मास इनटू द वेलोसिटी। क्या होता है, मास इनटू
वेलोसिटी, तो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, मास को कांस्टेंट ले लिया है, dv बाई dt कर दिया है। जो हमारा यहाँ पे ऑप्शन ए है, ऑप्शंस के बारे में भी डिस्कस कर ले। द नेट फोर्स ऑन अ बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू दैट बॉडीज एक्सेलरेशन। जो बॉडी पे फोर्स लग रहा है वो क्या बॉडी के एक्सेलरेशन के प्रोपोर्शनल है। ठीक, द नेट फोर्स ऑन अ बॉडी इज सेम डायरेक्शन एज द एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में ही क्या मतलब, जिस तरफ धक्का लगा रहे हैं क्या उसी तरफ फोर्स लगेगा। हाँ ये भी है। टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स, ये तो अभी पढ़ा हमने। द नेट फोर्स ऑन अ बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू दैट ऑफ बॉडी मोमेंटम। ठीक, अब इनको डिकोड करेंगे तो समझ में आ जाएगा। हमने क्या किया, फॉर एनी सिस्टम वेयर मास रिमेन्स कांस्टेंट, यहाँ पे रहता फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन का हमने बनाया। फिर हाँ, ऑप्शन नंबर जो ए क्या कह रहा है वो वैलिडेट कर रहा है हमारा, मास इनटू एक्सेलरेशन ही होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मतलब मोमेंटम को तोड़ दिया, मास को बाहर निकाल दिया, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दिया, आगे बढ़ गए। फिर वेक्टर रियलिटी क्या होती है इसकी, ऑप्शन बी में क्या कर रहा है कि जो हमारा ये फोर्स है और एक्सेलरेशन है क्या सेम डायरेक्शन में लगता है, तो हाँ, जिस तरफ धक्का दोगे उसी तरफ तो कोई चीज बढ़ेगी। तो ऑप्शन नंबर चौथा, द नेट फोर्स ऑन अ बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू दैट ऑफ मोमेंटम, क्या ऐसा मुमकिन है, तो ऐसा नहीं होता है। क्यों, क्यों, क्योंकि मैं तुमको एक एग्जांपल दे दूं कि मैं स्पेस में सैटेलाइट छोड़ दिया मैंने कोई, जब सैटेलाइट छोड़ दिया तो मुझे पहली बार में थोड़ा दम लगा के उसको वहां पहुंचाना पड़ेगा। उसके बाद तो वो तो ऑर्बिटल वेलोसिटी के हिसाब से घूमेगा। मतलब समझो, वो अपने ही मूवमेंट में घूम, उसको हमें कोई बाहर से ताकत लगाने की कोई जरूरत नहीं होगी। बाहर जो सैटेलाइट्स होती हैं वो ऐसे ही तो घूमती रहती हैं। ज्यादा अगर उनको हमेशा चलाने के लिए फ्यूल लगा तो तुम समझ सकते हो कितना फ्यूल लगेगा। तो वो हमारे एज जैसे मून हमारे तरफ घूमता रहता है आसपास, वैसे ही वो भी घूमते रहते हैं बिना किसी एनर्जी के। तो फोर्स और मोमेंटम एक दूसरे से अलग है। ठीक, फोर्स और एक्सेलरेशन सेम तरफ लगते हैं, फोर्स और डायरेक्शन एक तरफ अलाइन रहते हैं, फोर्स और चेंज ऑफ मोमेंटम बराबर होते हैं। लेकिन फोर्स और मोमेंटम जो होते हैं वो अनरिलेटेड होते हैं, उनका कोई रिलेशन नहीं होता है, ये बात न्यूटन ने बताई थी। इतना बड़ा है, इसको घुमाने में बड़ा टाइम लगेगा। इतना तेज घुमा सकते हो, नहीं घुमा सकते हो। हम्म, अगला क्वेश्चन क्या है, कोई टेम्परेचर है बॉडी का वो इंक्रीज कर रहा है 310 केल्विन टू 340 केल्विन में, तो हमें कुछ की पॉइंट्स पता होने चाहिए। जैसे ये, इसको ये नोट कर लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको हम बोलते हैं मास्टर फॉर्मूला फॉर टेम्परेचर कन्वर्जन। याद कर लो ये बात, तो पक्का है, इससे हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे रिलेटेड या फिर इससे जुड़े हुए। अब टेम्परेचर कन्वर्जन में क्या हो जाता है, ये चीजें नोट की करने वाली हो जाती हैं। कैसे, ये क्या है, डिग्री सेल्सियस है, ये क्या है, फ़ारेनहाइट है, ये क्या है, रेनली स्केल है, और ये क्या है, ये हमारा केल्विन स्केल है। अब अलग अलग स्केल में अलग अलग चीजें होती हैं, समझे। रैंकिन स्केल, इसको रैंकिन स्केल ये है। तो ठीक, अगर मुझे किन्हीं दो चीजों के बीच में टेम्परेचर कन्वर्जन करना हो तो हमें क्या करना है, ये पकड़ लेना है और ये पकड़ लेना है, बाकी सबको क्या कर देना है, भूल जाना है। अगर मैं पूछूं रैंकिन स्केल और डिग्री सेल्सियस में कन्वर्जन करना है तो भाई ये दोनों हो जाएंगे।
इनमें सपोर्टिव चीज क्या है ये समझो। तो क्वेश्चन के हिसाब से है, पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, फिर इसको, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन ने क्या बोला है कि जो हमारा, देख लेते हैं, 310 केल्विन टू 340 केल्विन गया है। ठीक, तो मैं कह रहा हूँ 310 केल्विन है, तो इसको अगर मैं 273 से माइनस कर दे रहा हूँ, डिवाइडेड बाई 5 कर दे रहा हूँ, और ये सेल्सियस अपॉन 5, ये 5 से ये 5 कट गया, तो सेल्सियस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कितने डिग्री सेल्सियस हो गया, तो ये हो गया 7, 80, 27, 37, ये हो गया 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक, ये 310 केल्विन है। फिर मैंने इसको इसको पकड़ा। अब जहाँ जितना टेम्परेचर राइज हुआ है वहां पे चलते हैं। टेम्परेचर भाई साहब कितना राइज हुआ है, 340 राइज हुआ है। कितना, 340। तो इसकी यहाँ 340 रख लो, -273 रख लो, ये क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 5, सी बाई 5, 5 से 5 कटा। ठीक, ये क्या हो जाएगा 340 में से, तो ये हो जाएगा 27, और ये 40, ये हो जाएगा 67 डिग्री सेल्सियस। तो डिग्री सेल्सियस में कितना चेंज हुआ है, तो डिग्री सेल्सियस में कितना चेंज हुआ है भाई साहब, 37 से 67 को माइनस करोगे कितना आएगा, 30 डिग्री सेल्सियस, हाँ या ना। तो मतलब अगर केल्विन में 310 से 340 पहुंच रहा है, तो डिग्री सेल्सियस में वो चीज 30 डिग्री बढ़ जाएगी, यही पूछा गया था, और यही हमारा क्या है, आंसर है। क्या, 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक, लेकिन हम इतने में खुश कहाँ होंगे, हमें कुछ और सी चीजें जाननी बाकी रह गई हैं। तो टेम्परेचर का सीन क्या है, ये सारी चीजें हैं, अच्छे से समझेंगे, लेकिन ये बेसिक क्लास है, तो इसमें हम ज़्यादा नहीं करेंगे। कुछ पॉइंट्स टू रिमेम्बर, रट्टा मार पॉइंट्स, जिनमें रट्टा ही मारना है सीधा सीधा। क्या है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, ऐसा टेम्परेचर जिसके नीचे कोई टेम्परेचर जा ही नहीं जा सकता, मतलब उससे ठंडी कोई चीज़ हो ही नहीं सकती है, उसको एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर बोलते हैं। जो कि अगर मैं सेल्सियस में लेके जाऊं तो हमारा -273.15 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट में लेके जाऊं तो इतना, केल्विन में लेके जाऊं इतना, ये याद करो, इम्पॉर्टेंट है। फिर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर 0 होता है, फ़ारेनहाइट में देखेंगे 32 होता है, केल्विन में इतना होता है। रूम टेम्परेचर ये रहा, ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर याद कर लो, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100, 212, 373, ये भी याद कर लो। अगर नहीं याद हो पा रहा है तो कोई एक चीज याद कर लो, टेम्परेचर कन्वर्जन के फॉर्मूला से बदल लो। ठीक, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, साथ ही में क्वेश्चन आए हैं। क्या, कौन सा ऐसा टेम्परेचर है जहां पे डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट बराबर होते हैं, -40 डिग्री सेल्सियस और -40 डिग्री फ़ारेनहाइट आपस में बराबर होते हैं। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, जहाँ पे मॉलिक्यूलर, मतलब मॉलिक्यूल के जो मोशन होते हैं रुक जाते हैं, इस टेम्परेचर तक पहुंचना या फिर इससे कम पहुंचना बहुत ही बड़ा, क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल है अभी तक के लिए। बाकी ये सारी चीजें हैं। 1 डिग्री सेल्सियस 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है, इसका थोड़ा सा केस अलग होता है। ठीक, चलो, बार ये बढ़िया निपट गया तुम्हारा, अच्छा से सारे, मतलब इसी मास्टर फार्मूला यूज करो, कोई दिक्कतें नहीं आएगी तुम्हें। जितने टेम्परेचर कन्वर्जन करने हैं सब कर लो इसी से। पॉइंट याद कर लो, एक क्वेश्चन से कितने सारे क्वेश्चन तुम्हारे बन गए। चलो,
56 पे आ जाते हैं सर। वर्क डन बाय ग्रेविटी ऑन अ बॉडी इज नॉट करेक्ट। कौन से ऐसे स्टेटमेंट दिए गए हैं जो ग्रेविटी के कारण ये सब चीजें नीचे आ रही हैं, वो क्या है? गलत है, नॉट करेक्ट, सही नहीं, ये पता करना है। तो सही नहीं है, उसके लिए हमें भाई क्या है, क्या सीन रहता है? तो सारी सारे ऑप्शंस को करेंगे। पूछेंगे वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड बाई बॉडी। चलो, अगर मैंने कहा दो तरीके से तुम्हें किस मिली, ठीक, किस घर वालों की भी हो सकती हैं, तुम्हारी दोस्तों की भी हो सकती हैं। मैंने कहा तुम्हें दो तरीके की किस मिली। एक किस तुम्हें मिली है फोन पे, फोन पे मिली है। दूसरी किस तुमको मिली है सामने से, मतलब फिजिकल टच। तो ये वही है, इसमें हम यही सीखना है कि कंजर्वेटिव फोर्सेस और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का होती हैं। बस यही सीखना है। जोक्स अपार्ट, सीरियसली अपने टॉपिक पे बढ़ते हैं। तो ऑप्शंस में मद्देनजर ध्यान रखते हैं। इसमें क्या कह रहा है? इसमें क्या है, क्या कह क्या रहा है कि इसके बारे में हट जा पेन हट। हम्म फिर फर्स्ट प्रिंसिपल क्या, डिफाइनिंग वर्क। वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तोड़ेंगे cos थीटा आ जाएगा। मतलब जैसे तुमको यहाँ पे दिया गया है, कोई बॉडी काम कर रही है, तो उसमें तुम्हारा क्या रोल होने वाला है, ये था उसकी फॉर्मूला। ये तो सबको पता होगा, इसमें हम नहीं डीप जा रहे हैं, ठीक। ये एफर्ट नहीं होता है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? वर्क बोलते हैं, ठीक। फिर क्या हो रहा है? हम्म ग्रेविटी जो होती है वो एक कंजर्वेटिव फोर्स होती है। मतलब कंजर्वेटिव फोर्स का क्या मतलब होता है? ऐसा फोर्स जो पाथ पे डिपेंड ना करे। ऐसा फोर्स क्या, जो पाथ पे डिपेंड ना करे, ग्रेविटी है। ग्रेविटी अब भाई जुपिटर से भी हमारी तरफ लग रही है, कोई रस्सी बंधी है, कोई कुछ ऐसा है जो तुमको बता सके जो कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक। लेकिन फ्रिक्शन को लेते हैं, फ्रिक्शन, तुम चल रहे हो तो तुम्हारी एनर्जी लॉस हो रही है, सब कुछ हो रहा है, मतलब खर्च हो रही है। ग्रेविटी कहीं खर्च हो रही है? नहीं खर्च हो रही है, सिंपल सा। तो ग्रेविटी एक कंजर्वेटिव फोर्स है, मतलब वो कंजर्व रहती है, वो कभी खर्च नहीं होते। लेकिन फ्रिक्शन क्या है? वो खर्च होता है, हीट पैदा करता है, वो ट्रांसफॉर्म हो सकता है, ठीक। तो ग्रेविटी का ये सीन था। तो पहला ऑप्शन इसमें कहाँ गया भाई? ये वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड। मतलब जो वर्क डन होता है ग्रेविटी के द्वारा, ध्यान रखना, ग्रेविटी के द्वारा जो होता है इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड, मतलब जो कितना भी लंबा रास्ता तय कर ले, वो इंडिपेंडेंट होता है। तो ये क्या है? ये सही है। तो पहला ऑप्शन तुम्हारा सही हुआ। दूसरा क्या है? वर्क डन डिपेंड्स ओनली ऑन वर्टिकल डिस्टेंस सेपरेटिंग इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ये समझो, अगर ग्रेविटी कैसे लगती है, मैं कोई चीज ऊपर फेंक रहा हूँ, वो सीधी ही तो आएगी, वो सीधी ही तो नीचे की तरफ आएगी, कि वो और ऊपर जाएगी? ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो वो वर्टिकली लगती है, मतलब ऊपर से ग्रेविटी लग रही है नीचे की तरफ, मतलब सीधा सीधा लगती है। तो ये ऑप्शन नंबर बी भी वही काम कह रहा है। वर्क डन डिपेंड ऑन द पाथ ऑफ फॉलोड बाय द बॉडी, यहाँ पे लिखा है। तो ये तो भाई गलत हो गया। क्यों? क्योंकि जो ग्रेविटी है वो क्या होती है? वो कंजर्वेटिव फोर्स होती है, उसको पाथ से कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इसमें कहा गया कि अब पाथ से फर्क पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर सी ही गलत होगा, जो कि 56 के लिए सही होगा। वर्क डन इज जीरो इफ द बॉडी इज डिस्प्लेस हॉरिजॉन्टली टू द फोर्स, द ग्रेविटी।
अब इसको समझते हैं, अच्छा सा फिगर बना के लाया हूं यहाँ से। ठीक, ये था। ये क्या हो गया कि उसने क्या क्या बोला है कि इसके इस तरफ जा रही है, मतलब मैं कोई बॉल को दीवार पे टांग देता हूँ तो ग्रेविटी नीचे की तरफ लगती है कि नहीं लगती है? उसका फोर्स भी नीचे की तरफ। अब अपनी गर्दन टेढ़ा करके इसको देखो, अपनी गर्दन कर देखो, डिस्प्लेसमेंट उधर हो रहा है, फोर्स इधर लग रहा है दीवार की तरफ। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। ठीक, तो ये चीज भी हमारी सही हो जाएगी, इसमें कोई भी वर्क डन नहीं होगा। यहाँ पे लिखा है वर्क डन इज जीरो इफ द बॉडी, हाँ हमारा वर्क डन जीरो रहेगा क्योंकि वो नीचे ही नहीं आएगी, क्योंकि फोर्स दीवार की तरफ लग रहा है, आना नीचे को चाह रही है। जब 90 डिग्री हो जाएगा तो cos 90 कितना होता है? जीरो, काम खत्म। अरे हाँ या ना? चलो, अच्छी बात है। फिर ये तो समझ गए। वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, इस क्वेश्चन का अच्छा असर नहीं, जो पाथ के इंडिपेंडेंट होता है, और वर्क डन डिपेंड ऑन पाथ, ये तो गलत है। अब देखो, समझाया गया कंजर्व होता है, ये कहीं बर्बाद नहीं होता है कंजर्वेटिव फोर्स। और नॉन कंजर्वेटिव में जल रहा है, हीट निकल रही है, थक रहा हूं मैं, सब काम हो रहा है, तो वर्क डन ऐसे होता है। मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना, अगर मतलब तुम लोग को 10% भी इस चीज के बारे में आता होगा, मतलब ग्रेविटी बेसिक डेफिनेशन भी पता होगी, तो बहुत अच्छे से तुम्हें समझ में आ रहा होगा। लेकिन अगर कुछ भी नहीं आता है तो भगवान भरोसे, 12th कैसे कर लिए तुम लोग। अब आ जाओ प्रेशर के बारे में। हम जानेंगे क्या प्रेशर, कौन सा प्रेशर, ये वाला प्रेशर जो तुम्हारे खोपड़ी पे लगता है, वो दिमागी प्रेशर होता है। हम लोग असली प्रेशर की बात कर रहे हैं। असली प्रेशर का कुछ अलग ही सीन चल रहा है। कैसे? अब इसमें हमें पता, मतलब थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा कि कौन सा इसमें सही है। ये पूछा गया है, प्रेशर हैज मैग्नीट्यूड एट वेल एज डायरेक्शन, और ये हमने कहीं ना कहीं तो सुना था, वेक्टर क्वांटिटी में प्रेशर लगता है? प्रेशर वेक्टर क्वांटिटी होती है? नहीं, वो स्केलर क्वांटिटी होती है भाई। तो पहला वाला तो गलत है। चलो, गलत से ही आगे पता चल जाएगा। हम जितना ही नीचे जाएंगे प्रेशर कम होता जाएगा, ये भी वो बड़ा ही गंदा मिथ है और खराब है। देखो, प्रेशर होता क्या है ऐसे समझो, देसी भाषा में। जैसे ये जो टकलू हैं, टकलू, इनसे अगर मैं पूछूं काहे दबाव है, काम का दबाव है। क्यों? क्योंकि मुझे बहुत सारा लोड मेरे सर पे डाल दिया गया है। जब मेरे सर पे लोड पड़ा तो प्रेशर है हमारा। ठीक, उसी को मेंटल प्रेशर बोल देते हैं। और वही लोड, बहुत अच्छी से समझो, वही लोड अगर पानी हमारे खोपड़ी के ऊपर हो, या फिर हवा, हवा का भी तो कोई वजन होता है, बचपन में पढ़ा होगा। जब गुब्बारा फुला देते हैं तो थोड़ा बहुत वजन बढ़ जाता है। ठीक, तो मेरे सर के ऊपर से लेके अंतरिक्ष तक जितनी भी हवा है वो क्या कर रही है, मेरे ऊपर दबाव बना रही है। उसको हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। अब मैं पानी में जा रहा हूँ नीचे की तरफ, तो मेरे सर के ऊपर भी तो, अच्छा हाँ समझो, एक फैक्ट है, हमारी बॉडी 2 सेंटीमीटर छोटी हो जाती है। क्यों? एटमॉस्फेरिक इतना प्रेशर होता है हमारे ऊपर, इतना हवा का दबाव होता है कि हम 2 सेंटीमीटर नीचे की तरफ झुक जाते हैं। जब हम लेटते हैं तो 2 सेंटीमीटर बढ़ जाता है हमारा। समझे? तो इतना काम करता है गुरु प्रेशर। और जब जमीन उसके पानी के नीचे जाते हैं, नीचे गए, नीचे गए, तो मेरी तरफ से मुझे चारों तरफ से प्रेशर मिलेगा, ऊपर भी पानी, बगल भी पानी, इधर भी पानी। तो ऊपर से नीचे तक हर जगह से प्रेशर मिलता रहेगा। ठीक, अब तीसरा क्या है? एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स एक्ट ऑन द सेम ऑब्जेक्ट।
मैं किसी को थप्पड़ मारूं तो मेरे हाथ में भी चोट लगेगी और मेरे ही हाथ में चोट लगेगी। मैंने थप्पड़ मारा, मेरे हाथ में। नहीं, ऐसा नहीं होता है। हम एक हाथ से थप्पड़ मारते हैं तो दूसरी हाथ मेरे हाथ में भी दर्द होगा और उसके गाल पे भी दर्द होगा। तीसरा वाला इसको मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे। क्या है भाई? अगर हम ये देखें कि बेसिकली प्रेशर क्या होता है, तो अगर मैं कहूँ कि अ, वो जो वेक्टर और स्केलर के बारे में जान लेते हैं, तो फोर्स जो होता है उसमें मैग्नीट्यूड होती है, मतलब उसकी मैग्नीट्यूड होती है और उसकी डायरेक्शंस भी होती हैं। लेकिन जो इनकी क्या बोलते हैं स्केलर होता है, उनका केवल मैग्नीट्यूड होता है। मतलब जो प्रेशर होता है उसको हम किससे लिख सकते हैं? फोर्स अपॉन एरिया से लिख सकते हैं। किससे? फोर्स अपॉन एरिया से लिख सकते हैं। तो वो हमारा क्या हुआ? प्रेशर हुआ। मतलब इतने एरिया में हम कितना फोर्स महसूस कर रहे हैं, वही हमारा क्या है? प्रेशर है। हमारी शरीर समुद्र के नीचे है तो हम अपने शरीर के एरिया में कितना मैनेज कर रहे हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रेशर बोलते हैं। सर, आगे बताइए भैया। तो भैया बताएंगे आगे क्या होता है। देखो, पास्कल बाबा ये कह के गए थे कि अगर कोई चीज सबमर्ज्ड है तो वो प्रेशर चारों तरफ से लगता है, उसका डायरेक्शन हर तरफ से होता है। लेकिन फोर्स एक डायरेक्शनल होता है, यूनी डायरेक्शनल होता है। ये मल्टी डायरेक्शनल, एक गेंद है उसकी तरफ चारों तरफ। जैसे जैसे तुम लोगों ने सुना होगा ना कि एक सबमरीन थी, टाइटैनिक देखने गई थी, वहां फूट गई। ठीक। वो क्या हुआ था, क्योंकि वहां का अंदर का प्रेशर बाहर का प्रेशर मैनेज करते वो एकदम पिचक गई। मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत खतरनाक सी चीज है। और वो जो सी का प्रेशर है वो भी बहुत खतरनाक चीज है। कितना मोटी सबमरीन की परत को फाड़ के रख दिया, मतलब उसको चिपका दिया चारों तरफ से। ठीक। तो हम जितना नीचे जाएंगे उतना प्रेशर कम होगा? नहीं, प्रेशर जितना ही नीचे जाएंगे उतना ही प्रेशर बढ़ता जाएगा, क्योंकि ऊपर से चारों तरफ से दबाव भी बढ़ता जाएगा मेरे ऊपर। ठीक। फिर अगला देखो। ये फॉर्मूला तो पढ़ा ही होगा, हाइड्रोस्टैटिक फॉर्मूला बोलते हैं। फिर इसमें ज्यादा नहीं जाएंगे। हाँ, तीसरा एक्शन रिएक्शन एक ही चीज पे लगता है। अगर मैं अपने हाथों से डब्बे पे एक्शन लगा रहा हूँ तो अपने हाथों से एक्शन कर रहा हूँ, रिएक्शन डब्बे पे हो रहा है। का डब्बा खुद एक्शन करेगा, खुद रिएक्शन होगा, तो फोर्स नहीं कैंसिल हो जाएगी, तो जीरो फोर्स हो जाएगा। ठीक। एक्शन रिएक्शन क्या होता है? मैं पीछे की तरफ दीवार को धक्का दूंगा, दीवार को पीछे की तरफ, तभी तो मैं आगे जा सकता हूँ। ठीक। और अब देखो, फोर्स अपॉन एरिया होता है फॉर्मूला प्रेशर का। फोर्स क्या होता है? न्यूटन, एरिया का मीटर पर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही नॉमेनक्लेचर में नाम क्या रखा गया? 1 पास्कल। 1 पास्कल। अब तुम्हारा ये है, कमेंट में मुझे ये बताओ, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है? ठीक। और बैरोमीटर काम क्या करता है? तो यही तुम्हारा 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यही सही हमारा आंसर होगा। तो भाई टिक कर देते हैं गुरु। बाकी सब क्या है? गलत हैं, गलत हैं, गलत हैं। अगला सवाल। अब आ जाओ। अच्छी सी चीज है। हमें ये पता करना है कि जो एक्सरे होती है उसकी वेवलेंथ और जो वेवलेंथ रेडिएशन में कॉरस्पॉन्ड कौन से करते हैं। मतलब कुछ आपको दी गई हैं, ये कुछ दी गई हैं। अब इन्हें तुम्हें क्या करना है? इन्हें अब आपको पहचानना है कि इनमें से कौन सी ऐसी वेवलेंथ है जो रिसाइड करेगी। तो धागा खोलते हैं एक्सरे का। एक्सरे किसके अंदर आती है? एक होता है ईएम,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जानते होगे। ठीक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है? तुमने पढ़ा होगा भाई फिजिक्स में अच्छे से। ये इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ये मैग्नेटिक फील्ड होती है परपेंडिकुलर। ये मूव करती है लाइट के साथ। जो हम लाइट आती है सूर्य से, उसमें कई सारी चीजें होती हैं। ठीक है। तो ईएम वेव क्या होती है? वो काम क्या करती है कि उसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, एक्सरे, माइक्रोवेव, बहुत 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 सारी चीजें होती हैं। मतलब कुछ अलग अलग एप्लीकेशन होते हैं उनके सबके। ठीक है। चलो, फिर अब इनमें से पहचानना ही क्या है, कौन सा लाई करेगा, लेकिन उसके बाद में थोड़ा सा जान लेते हैं ईएम वेव का होती है। तो ईएम वेव भाई, आगे बढ़ जाओ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है जहाँ पे लाइट हमें पाथ करना है। अब हमें सीखना क्या क्या है? वेवलेंथ सीखना है, एनर्जी सीखना है। और कोई भी चीज कैसे गायब हो, एक्सरे काम क्या करता है? वो हमारे मॉलिक्यूल को भी, जो हमारे एटम सेल, उन सबको भी एक दूसरे से क्या कर देता है भाई? उनके थ्रू निकाल देता है। मतलब हमारी बॉडी के थ्रू निकाल देता है, हमें बॉडी में टच नहीं करता। जैसे बाहर की लाइट आती है हमारे अंदर, ठीक है, वो हमसे रिफ्लेक्ट होके निकल जाती है। तभी तो कोई इंसान किसी दूसरे इंसान को कैसे देख सकता है? कि लाइट का रिफ्लेक्शन होता है तभी तो देख सकता है, हाँ या ना? लाइट का जब रिफ्लेक्शन हो सकता है तभी तो देख सकता है। तो एक्सरे काम क्या करती है? वो रिफ्लेक्ट बैक ही नहीं करती, हमारे शरीर के अंदर ही घुस जाती है। ठीक है। तो हड्डियां टूटी हैं, तो कोई छोटा मोटा सेल है, उनको इनके बारे में जानकारी करनी है, तो ये सब में हमारी ये फील्ड बहुत काम आती है। तो थोड़ा सा यहाँ जानेंगे। तो ये देखो, मैंने लिखा है कि कुछ यहाँ, मतलब हमारा एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। तो इसमें कई सारी चीजें लिखी हैं, इसको याद करने की बढ़िया से मैं तुमको बता देता हूँ। क्या मेमोनिक्स है? राम इन्वेडेड, याद कर लो, वीनस यूजिंग एक्सरे गन्स। तो राम का मतलब रेडियो, माँ का मतलब माइक्रोवेव्स, इन्वेडेड इंफ्रारेड, वीनस विजिबल लाइट, जो कि 400 से 700 नैनोमीटर्स के बीच की उनकी वेवलेंथ होती है। वेवलेंथ क्या होती है? ये चीज पढ़ा होगा फिजिक्स में, ट्वेल्थ में, वेवलेंथ का होती है। ठीक। यूजिंग अल्ट्रा वायलेट, एक्सरे, एक्सरे, गामा, गन्स का गामा। ये गामा वही है हल्क वाली, जो हल्क में उनका शरीर बदल गया था, ऐसे ही। ये बहुत ही इनकी इनकी वेवलेंथ बहुत छोटी होती है, हमारे न्यूक्लियस तक इफेक्ट कर जाती हैं। ठीक। अब समझो, जो वेव्स, ईएम वेव्स होती हैं, वो क्या होती हैं? जैसी उनकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी और एनर्जी आपस में क्या होती हैं? प्रोपोर्शनल होती हैं। प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है? देखो, मैं फ्रीक्वेंसी का मतलब कितनी बार रिपीटिशन हो रहा है। अगर मैं तुमको खूब तेज तेज थप्पड़ मार रहा हूँ, चार पाँच, एक सेकंड में कई बार मार दिया मैंने, तो क्या मेरे एनर्जी ज्यादा है तभी तो मार पा रहा हूँ? ठीक है। सेम वही वेवलेंथ उल्टा हो जाता है। वेवलेंथ इन दोनों के क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अगर ये ज्यादा है, मतलब वेवलेंथ अगर ज्यादा है, तो फ्रीक्वेंसी और एनर्जी क्या होगी? कम होगी। मतलब कोई बहुत ही बड़ा आदमी है, बहुत ही मोटा तगड़ा है, वो वेवलेंथ है, ठीक, तो उसके अंदर फ्रीक्वेंसी भी कम होगी और एनर्जी भी कम होगी। और उससे पतला, दुबला पतला आदमी है, तो उसके अंदर हो, अगर वो आदमी छोटा सा है लेकिन फुर्तीला है, तो उसके अंदर फ्रीक्वेंसी और एनर्जी बहुत ही हाई होंगी।
तो ये था हमारा। तो रेडियो वेव्स कहाँ से कहाँ तक ऑपरेट करती हैं, आगे लिखा है। तो रेडियो वेव्स 1 mm टू 100 किलोमीटर तक देख सकती हैं। ठीक। माइक्रोवेव्स 1 माइक्रोमीटर्स टू 30 सेंटीमीटर तक इनका क्या होता है, वेवलेंथ होता है, वेवलेंथ। ठीक। इंफ्रारेड 700 से 1 mm। विजिबल लाइट, ये इंफ्रारेड भी बड़ी कमाल की चीज है, कपड़े सुखाती है, बहुत काम करती है। हीट, जो सन की हीट होती है वो हमें कराती है। ठीक। तो इनके साइज कंपैरिजन लिखा हुआ है। ठीक। तो यहाँ पे लिखा विजिबल लाइट 400 से 700, ये याद रखना इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट। फिर अल्ट्रावायलेट की वेवलेंथ का होती है, ये वायरस एक्सरे की, ये मैटर करता है। 0.01 से 10 नैनोमीटर्स तक मैटर करता है। ठीक। फिर गामा रेस क्या है, ये बहुत ही छोटी एटम्स के न्यूक्लियस तक इफेक्ट करती हैं। तो सर भैया, आप भैया ये बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। 1 है, 10 है, 100 है, ये है, तो ये दोनों तो कट गए। मैंने कहा 0.1 नैनोमीटर से, नैनोमीटर बहुत छोटा होता है, याद रखो, बहुत 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 छोटा होता है, 10⁻⁻⁹ वो नैनोमीटर होता है। तो ये 10 है, तो आपने 10 भी बताया है, 10 नैनोमीटर। तो 0.1 से लेके 10 के बीच में जाएंगे तो क्या मुझे 1 मिलेगा कि नहीं, पक्का पक्का। तो 1 नैनोमीटर ही तुम्हारा सही होगा। 10 क्या है, वो बाउंड्री है, वो बाउंड्री ऑफ एक्सरे है, यहाँ पे सही से क्लियरली हम पास नहीं कर सकते यहाँ से। 10 पे क्या शुरू हो जाएगा, यहाँ कहाँ गया, 10 से अल्ट्रावायलेट रीजन शुरू हो जाएगा। ठीक। तो हमारा वही रहेगा। अब रेडियो वेव से रेडियो, माइक्रोवेव से माइक्रो चलती हैं, इंफ्रारेड से हमारे रिमोट वगैरह चलते हैं, विजिबल लाइट जो हमें सारे रंग वंग दिखाई पड़ते हैं वो, अल्ट्रावायलेट जो हमारे सन से आती है। और हार्मफुल यूवी रेस को कौन प्रोटेक्ट करके रखता है भाई, हमारी ओजोन लेयर। ओजोन लेयर किस में है, स्ट्रेटोस्फियर में। फिर एक्सरे क्या करता है कि वो हमारे मसल्स के थ्रू, हमारे सेल्स के थ्रू पास हो जाता है, लेकिन हड्डियों के थ्रू नहीं हो पाता है। इसी वजह से हड्डियों की इमेज हमारी आ जाती है। समझ गया। चलो, अगला क्वेश्चन, सेकंड लास्ट। इसमें क्या है, इसमें तो ये है कि इनको देखो, मोहतरमा को नहीं देखना है, इनके हाथ में जो है उसको देखना है। ठीक। तो इन अ टेलीस्कोप कंपेयर्ड टू द आईपीस लेंस द ऑब्जेक्टिव लेंस हैज। तो सबसे पहले समझेंगे टेलीस्कोप का काम कैसे होता है, फिर उनके ऑप्शन से मैच करेंगे। हम्म। चलो। ये रहा हमारा टेलीस्कोप। देखो, बड़ी अतरंगी सी चीज है कि हमको टेलीस्कोप की जरूरत काहे पड़ती है। सबसे पहली बात, सर दूर की चीजें पास में कैसे काम करता है, भैया कैसे काम करता है। तो ये काम ऐसे करता है कि जैसे हमारी आंखें होती हैं, वो क्या होती हैं, बहुत छोटी होती हैं। तो छोटी आंखों की वजह से अराउंड 7 नैनोमीटर्स, सॉरी 7 मिलीमीटर्स का हमारा जो होता है, हमारी आंखें उतना ही ज्यादा लाइट नहीं पकड़ पाती है। लेकिन अगर मैं किसी तरह करके अपनी आंखों का एरिया बढ़ा लेता हूँ, आंखों के एरिया बढ़ाने के बाद मेरे पास जो लाइट आ रही है वो क्या हो रही है, खूब ज्यादा लाइट मैं कैप्चर कर पा रहा हूँ। ठीक। तो मुझे क्या दूर की चीजें भी बड़ी बड़ी दिखाई पड़ेंगी, अच्छे से साफ दिखाई पड़ेंगी। वही काम कौन करता है, यही काम ये टेलीस्कोप काम करता है। ये हमारी आंखों को बड़ा कर देता है। बड़ा, आंखें बड़े कैसे कर देती है, मतलब अमाउंट ऑफ लाइट ज्यादा ले लेता है अपने अंदर, अमाउंट ऑफ लाइट लेता तभी काम करता है अच्छे से। ठीक। अब ऑब्जेक्टिव लेंस और आईपीस लेंस का होते हैं।
आई पीस का मतलब जो आंखन के पास होता है, ऑब्जेक्टिव लेंस जो हम लाइट गैदर करता है, ज्यादा अमाउंट ऑफ लाइट गैदर करता है। तो आई पीस हमारी आंखों के पास रहता है। तो देखो, हमारी जो लिमिट्स हैं, कुछ हमारी लिमिट्स हैं, हम नहीं देख पाते हैं। तो हमारी आंखों के लिए कुछ बाहर से लो लाइट कनेक्शन होती है, मतलब बहुत है लो एंगुलर रेजोल्यूशन, मतलब हमें नहीं मिल पाता है। तो जो हमारी टेलीस्कोप है उसको एक बड़ी सी आंख की तरह होना पड़ेगा, एंड सुपर मैग्नीफायर टू रिजॉल्व द डिटेल, बहुत ही मैग्नीफाई करके हमें चीजें देखनी पड़ेंगी, तभी पता चलेंगी। ये ह्यूमन पीपल होती हैं वो कम लाइट कैप्चर करती है, लेकिन ऑब्जेक्टिव लेंस बड़ा होता है और उसे ज्यादा लाइट कैप्चर करना होता है। तो हमें लार्ज अपर्चर की जरूरत पड़ेगी। अपर्चर का मतलब क्या होता है कि लंबाई, ले लो भाई, वो हमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ज़्यादा लाइट हमें लेनी है, क्योंकि बहुत दूर से लाइट्स आ रही है ना। और ऑब्जेक्टिव लेंस कैसे बनेगा, ये है। अब इसका क्या है, ये यहाँ पे आके एक रियल इमेज बना देगी। अब यहाँ पे जब रियल इमेज बनाएगी फोकस पे, तो क्या हो जाएगा कि हमें एक बड़ा फोकल लेंथ भी चाहिए, मतलब एक बड़ा सा फोकल लेंथ चाहिए यहाँ से यहाँ। तो हमारा अगला काम क्या हो जाएगा कि हमें अब उसको, अब हमारे पास जो आईपीस लेंस है, मतलब जो हमारा आईपीस लेंस का काम क्या होता है कि वो जो हमारे फोकस पे आगे वाले जो उससे बनी है हमारी इमेज, क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस है, उसका फोकस बड़ा तो है लेकिन यहाँ तक नहीं पहुंच रहा है। अब हमारी आंखें हैं, ठीक है। अब आईपीस लेंस मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह काम करता है। मैग्नीफाइंग ग्लास मतलब दूर भी, सॉरी, उसकी तरह क्या वो लेंस वगैरह होते हैं ना, जिसे हम लोग बहुत डिटेल से, वो काम करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आके इमेज बन गई, यहाँ पे आके इमेज बन गई, यहाँ पे, ठीक। अब काम क्या करेगी, मेरी आंखें ये सारी चीजें नहीं देख सकती, मतलब ये चीजें मुझे फटी फटी दिखाई पड़ेंगी अगर मेरे पास आईपीस लेंस ना हो, ठीक। क्योंकि फोकस उसका सही ही नहीं है। उसके फोकस को बनाने के लिए, यानी कि उसके फोकस से जो लाइट निकली वो आईपीस पे पड़नी चाहिए, जिससे हमें पैरेलल रेज मिले। समझो, आईपीस क्या है, मैग्नीफायर की तरह काम करता है। इसकी फोकल लेंथ छोटी ही होनी चाहिए, ठीक। इसकी, और ऑप्टिकली स्ट्रॉन्गर होना चाहिए, ठीक, बेंडेड होना चाहिए ये, ठीक। अब देखो, तुम लोगों ने बेसिक नियम पढ़े हैं, बाहर से लाइट गैदर करके यहाँ पे ला दिया। अब यहाँ से फोकस से फिर इधर उधर, मतलब क्या हो जाएंगी, डाइवर्ज यहाँ से होने लगेंगे। डाइवर्ज होने के बाद वो पैरेलल हो जाएंगे, पैरेलल होने के बाद हमारी आंखें उन्हें देख पाएंगी। तो आईपीस का अपर्चर छोटा होना चाहिए, और ये फॉर्मूला तो सबको पता ही है भाई। एफ ओ अपॉन एफ जी, फोकल लेंथ अपॉन ऑब्जेक्ट, और फोकल लेंथ अपॉन, जो मोबाइल में तुम लोग देखते हो ना, 2x मैग्निफिकेशन, 3x मैग्निफिकेशन, 4x मैग्निफिकेशन, तो यही है। सैमसंग S24 अल्ट्रा, गैलेक्सी, तो उसमें यही काम होता है, फोकस को एडजस्ट करते हैं बस। बस यही हो गया, आगे बढ़े, पढ़ लेना रोक के। तो जो हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस होगा उसकी लार्जर फोकल लेंथ होनी चाहिए और लार्जर अपर्चर होना चाहिए, ठीक। चलो लास्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हम्म तो लास्ट क्वेश्चन में आइंस्टीन बाबा आ गए। तो आइंस्टीन बाबा भाई क्या कहते हैं कि पूछा गया है, अब यार इसमें तो थोड़ा है ना, तुम्हें डायमेंशन निकालना सीखना पड़ेगा। डायमेंशन निकालना सीखना पड़ेगा। डायमेंशन का काम क्या है भैया? तो डायमेंशन ये काम करता है जो हमारी क्लासिकल फिजिक्स है, ठीक है, उसमें रिलेशन बिल्डअप करने का काम करता है डायमेंशन, ठीक है। तो तुमने भी पढ़ा होगा भाई, ऐसा कुछ पढ़ा होगा ना, MLT-5 -2 MLT-2 M2 L-2 ऐसे करके कुछ ना कुछ पढ़ा होगा। आज उसी को हम लोग डिकोड करने जा रहे हैं। हमको क्या क्या पता है, हमें काम क्या करना, हमें पूछा गया है कि हमारा
एक दिया गया E बराबर एच न्यू, ये एनर्जी ऑफ फोटोन के बारे में बताया गया है। ठीक, इसमें H क्या है, प्लैंक कांस्टेंट होता है। तो पूछा गया प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन जो है वो किसके सेम है, किसका सेम है, मतलब इन सब में से किसका डायमेंशन प्लैंक्स कांस्टेंट के सेम है। तो लीनियर मोमेंटम का निकालेंगे, फिर एंगुलर का निकालेंगे, सबका निकाल के हमें देखना पड़ेगा। ठीक, तो हमें पता है कि छोटी छोटी चीजें, मास को हम कैसे लिखते हैं, मास को हम लोग m से लिखते हैं, लेंथ को कैसे लिखते हैं, l से लिखते हैं, और टाइम को कैसे लिखते हैं, t से लिखते हैं, और कुछ तो इसमें लगेगा नहीं, नहीं लगेगा। ठीक, ये फंडामेंटल यूनिट्स हैं, उनके सिंबल हैं, ये t है, t। और इसको अच्छे से करना सीखना होगा, तो मैं किसी दिन तुमको समझा दूंगा। ठीक, जैसे इसका फॉर्मूला भाई साहब निको, डिस्प्लेसमेंट का होती है, वो तो डिस्टेंस है होती है, यानी कि लेंथ, काम खत्म। ऐसे ही तो हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हो गया, लेंथ ही तो हो गई, और कुछ। अब टॉर्क क्या हो जाता है, ये क्या होता है, फोर्स इनटू रेडियस होता है। अरे वही दरवाजे वाला टॉर्क लीनियर मोमेंटम का होता है। ये क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। एंगुलर मोमेंटम का होता है, ये होता है लीनियर मोमेंटम इनटू वेलोसिटी। ठीक, समझ गए। तो हम इन्हीं सब का हमें क्या डायमेंशन निकालना है, और पता करना क्या है, ये है। अब सबसे पहले हमें क्या निकालना है, एनर्जी का निकाल लेना है, किसका, एनर्जी का। तो हमें बराबर E बराबर एच न्यू दिया गया है। तो H किसके बराबर होगा, तो हम क्या कहेंगे, E अपॉन न्यू के बराबर होगा। ठीक, ये प्लैंक्स कांस्टेंट, ये F तुम F भी लिखा होगा, न्यू बोलते हैं इसको, लेकिन इसको मोस्ट करेक्ट वे यही, न्यू का मतलब फ्रीक्वेंसी ही होता है। ठीक, फिर एनर्जी क्या होता है, एनर्जी का पहले डायमेंशन निकालते हैं, किसका, एनर्जी का कैसे निकालेंगे, कोई भी एनर्जी का फॉर्मूला ले लो, मैं ये ले लेता हूँ, हाफ इंटू मास, हाफ एम वी स्क्वायर होता है ना। ठीक, हाफ इंटू एम इंटू वी। तो मास का क्या लिख सकते हैं, एम लिख सकते हैं, कैपिटल एम। वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो मैं वेलोसिटी को क्या लिख सकता हूँ, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट का मैं क्या एल लिख दूँ, टाइम का टी लिख दूँ। तो इसको मैं अगर टी को ऊपर ले आऊँ, एल टी माइनस वन हो गया, एम इंटू एल टी माइनस वन इंटू एल टी माइनस वन। क्लियर। अब दो एल है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, एम एल टू टी माइनस टू। ये एनर्जी का निकला है, अपॉन फ्रीक्वेंसी क्या होती है, तो फ्रीक्वेंसी का भी हमें पता है क्या होता है, वन अपॉन टाइम पीरियड, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना भाई ये। तो टाइम का टी हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, वन अपॉन टी हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू टी माइनस वन हो जाएगी, ये हो जाएगा टी माइनस वन। तो समझो, ये टी माइनस वन है, ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस वन हो जाएगा। तो ये टू माइनस वन बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, माइनस ऑफ वन बन जाएगा। समझ में आया। ठीक, तो हमें इसी यही मिलता जुलता कुछ इसमें निकालना है। तो हमारे पास था, है क्या क्या भाई, सबसे पहले हमारे पास क्या है, हमारे पास है लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। ये कितना हो जाएगा, हमें रिजल्ट क्या निकालना है, एम एल टू टी माइनस वन, यही रिजल्ट निकालना है। तो ये एम इंटू एल टी माइनस वन, वेलोसिटी का भी हमने निकाला है, तो इसका क्या हो जाएगा, एम एल टी माइनस ऑफ वन। तो ये क्या, लीनियर मोमेंटम का। फिर एंगुलर मोमेंटम अगला ऑप्शन दिया गया है, वो क्या होता है, ये लीनियर मोमेंटम को अगर मैं रेडियस से मल्टीप्लाई कर दूं तो वही हो जाएगा।
तो लीनियर मोमेंटम हम निकाल चुके हैं, एम एल टी माइनस वन। और रेडियस का हम लेंथ ही लेते हैं, लेंथ ही होता है। ये क्या हो जाएगा, एम एल टू टी माइनस वन। क्या हमें यही निकालना था? क्या हमें यही निकालना था? चलो, अगला क्या है, डिस्प्लेसमेंट। इसमें तो बिना कुछ किए एल मार दो, काम खत्म। ये तो बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है। फिर टॉर्क का देख लेते हैं, क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू रेडियस। फोर्स का क्या हो जाता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास इंटू एक्सेलरेशन। और रेडियस क्या हो जाता है भाई, आर यानी कि लेंथ। एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी कितना था, एल टी माइनस वन, और फिर अपॉन टी। तो टी माइनस वन है, प्लस वन है, ऊपर जाएगा माइनस वन हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये, एम एल, ये दो बार एल है, एम एल टू टी। ये माइनस प्लस वन है, ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस वन हो जाएगा। तो ये माइनस टू, एम एल टी माइनस टू। यहाँ पे एम एल टी माइनस वन के साथ एक ही चीज मैच कर रहा है, वो क्या है, एंगुलर मोमेंटम। वही हमें सीखना है और हमने सीख लिया है। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं भाई। हम्म, तो ये तीनों चीज होते हैं। तो एनर्जी का निकाल लिया है, फिर फ्रीक्वेंसी का निकाल लिया है, फिर प्लैंक्स कांस्टेंट का ये आया है, वही सब चीजें दी गई हैं। ठीक। और कुछ चीट शीट है, इनको अच्छे से याद रखना, मैंने डाला है तुम लोग के लिए। डिस्प्लेसमेंट का एल होता है, एक्सेलरेशन का एल टी माइनस टू होता है, और ये ऐसा होता है। ठीक। ठीक। अच्छा, क्यों यूज किया जाता है, इक्वेशंस को वेरीफाई करने के लिए। मतलब जो इक्वेशन आप लिख रहे हैं वो क्या सही है, उसकी फिजिकल क्वांटिटीज बैलेंस आउट कर रही हैं, तभी जाके इनका काम होता है। ठीक है। चलो, आज का हमारे 10 क्वेश्चन का लेक्चर खत्म होता हुआ है। और अब तुम लोग को काम ये करना है कि इन लेक्चर्स को अच्छे से रिवाइज कर लेना है, एक एक पॉइंट को नोट डाउन कर लेना है। अब अगर 10 क्वेश्चन तुम लोग ढंग से भी प्रैक्टिस करके जा रहे हो, तो तुम्हारे कई सौ क्वेश्चन तैयार हो गए होंगे। मतलब इस टॉपिक के या कुछ भी होगा, तुम्हारे अच्छे खासे क्वेश्चन तैयार हो गए हैं, सेट ऑफ क्वेश्चन। मेरे हिसाब से अगर तुमको थोड़ा भी आता रहा होगा पहले से ही, एकदम बेसिक से नहीं पढ़ाया हूँ कि एकदम जीरो से स्टार्ट किया हूँ, ये एक प्रैक्टिस क्लास थी। जो बच्चे मतलब इंटर थोड़ा बहुत भी ढंग से किए होंगे, तो उनको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगर एकदम बेसिक क्लास की ज़रूरत है, तो वो अभी हम कुछ दिनों बाद स्टार्ट करेंगे। ठीक है। इसके नोट्स वगैरह आपको ऐप पे मिल जाएंगे, एप्लीकेशन यूनाइटेड एकेडमी। और जैसा भी रिव्यू या फीडबैक होगा, आप लोग अमन सर को कॉल करके या फिर मैसेज करके दे दीजिएगा, हमें कौन सी इम्प्रूवमेंट करनी है और आपके लिए क्या नया कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक। थैंक यू, बाय बाय। वैसे आज वैलेंटाइंस डे था। ठीक। तो वैलेंटाइंस डे पे अपनी वैलेंटाइन आईएमए, ये ओटीए या फिर एएफए आईएनए, इन सबको बनाने की कोशिश करो। अगले वैलेंटाइंस डे वहीं पे मनाते हैं। ठीक। अच्छे से मेहनत करते रहो। टाइम हमारे पास 2 महीने का बचा हुआ है। इसी तरह 10-10 क्वेश्चन करते करते हम लोग बहुत ज़्यादा डीप में चीज़ें सीख जाएंगे। और कोशिश मैं ये करूँगा कि कुछ दिनों में हम लोग बेसिक से चीज़ें कवर करें। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।